हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि BHU MSc 2020 फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। इस पार्ट में मैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जो आपका पेपर है और उसके जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करने वाला हूँ। ये एक क्विक रिवीजन टाइप की टॉपिक है। इस तरह की ये पार्ट 1 है, इस तरह के बहुत सारे पार्ट अपलोड होते रहेंगे और जो आपको सोल्यूशन है मिलता रहेगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में जो पॉस्टुलेट्स है, जैसे फर्स्ट पॉस्टुलेट्स या सेकंड पॉस्टुलेट्स की बात होगी तो देखिए BHU MSc फिजिक्स में इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं कि वेव फंक्शन क्या है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो पहला पॉस्टुलेट कहता है कि कोई भी सिस्टम है उसके जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं वेव फंक्शन के थ्रू, ठीक है। इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट एक्स में भी हो सकता है, मतलब आर और टी, एक्स वाई जेड और टी टाइम दोनों में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करने लायक है जो एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि ये जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो तभी एक्सेप्टेबल होगा जब तक ये क्या ना हो, सिंगल वैल्यूड ना हो, राइट। ये इसको आप नोट डाउन करें। कंटिन्यूअस, इसको भी नोट डाउन करें। एंड फाइनाइट, ये तीन चीज़ें हैं जो पूछा जाता है कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए क्या क्या होना जरूरी है, और ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो आप याद रखें कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए एवरीवेयर बिटवीन 0 to इन्फिनिटी, जो कि इसकी लिमिट है, ओके। तो यही पॉस्टुलेट था पहला। सेकंड पॉस्टुलेट क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल वेरिएबल है उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम का, ठीक है, वो हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? वो वेव फंक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एफ फिजिकल वेरिएबल है मेरा यहाँ पे, ठीक है, और कैपिटल एफ हम इस पर ऑपरेट करा देते हैं वेव फंक्शन साई पे। तो कैपिटल एफ साई इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू साई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल एफ जो लेफ्ट हैंड साइड में शो कर रहा है आपको, वो तो कैपिटल एफ है, और राइट हैंड साइड जो शो कर रहा है वो आपको स्मॉल एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल एफ होता है, अगर हम आगे अभी आपको थोड़े दिन बाद और बताएंगे, या जो भी जेटली का सोल्यूशन देखें उन्हें पता है कि ये आइगन वैल्यू देता है, ओके। तो याद रख के रहिए, अगर किसी भी ऑपरेटर को किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराएंगे तो जो फर्स्ट पार्ट मिलता है वो आइगन वैल्यू देता है उस सिस्टम में, ठीक है। खैर, यहाँ पे दो चीज़ें फिर से पूछी जाती हैं कि एक एनर्जी ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं और एक मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं। तो ये दो चीज़ आप जरूर याद रखें कि अगर एनर्जी ऑपरेटर कहीं भी दिया हो तो उसकी वैल्यू होगी IH का डेल बाई डेल टी, आप इसको याद रखे रहें, और मोमेंटम ऑपरेटर की होगी माइनस IH का डेल बाई डेल एक्स। ये जनरली एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है, और ये लास्ट पॉस्टुलेट है, कि अगर किसी भी मान लीजिए फिजिकल वेरिएबल का हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है और आपको साई वेव फंक्शन पता है, तो आपको क्या करना रहता है? ये फॉर्मूला यूज करना रहता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार जो भी आपका फंक्शन है वो डाल दीजिए, इंटू साई इंटू डू टाउ, वॉल्यूम एलिमेंट में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अपॉन साई स्टार साई डी टाउ का इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सपोज के लिए अगर इसकी वैल्यू 1 है साई स्टार साई डी टाउ की, तो ये एफ जो हो जाएगा साई स्टार एफ साई डी टाउ। 1 कहने का ये मतलब है, मेरी बात समझिए, 1 कहने का ये मतलब है कि इस 1 का मतलब होता है नॉर्मलाइज, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली साई स्टार एफ साई डी टाउ, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सपोज करिए फ्रेंड्स कि ऑपरेटर पी एक्स स्क्वायर है, राइट। जैसे हम जनरली पी का मैंने बताया था आपको कि अगर मोमेंटम ऑपरेटर है तो उसका होता है माइनस आई एच का डेल बाई डेल एक्स। पी एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको आप सिंपली इस फॉर्म में लिख दीजिए और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ओके। अब मान लीजिए कोई सिस्टम है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन मीन्स होता है टोटल एनर्जी, हमेशा याद रखिए। किसी भी सिस्टम का अगर हैमिल्टोनियन में लिख रहा हूँ डैट मीन्स कि हम उसके टोटल एनर्जी को बता रहे हैं, ओके। हैमिल्टोनियन मैं लिख रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्म लिखूँ तो आपको पता होता है कि हाफ mv स्क्वायर होता है, तो m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसको मोमेंटम स्पेस में चेंज कर सकते हैं। डैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है कि पी स्क्वायर बाई 2m आपको मिल जाएगा। अगर एक्स और वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो आपको फॉर्मूला लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस आई एच का डेल बाई डेल एक्स। सिमिलरली अब इसमें अगर पुट कर दें तो एच की जो वैल्यू आती है हैमिल्टोनियन कैसे लिख सकते हैं? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई जेड। यहाँ पे जो पहला टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी बताता है, और जो दूसरा टर्म है भी वो पोटेंशियल एनर्जी बताता है सिस्टम का। और यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है उसकी वैल्यू होगी डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया ऑपरेटर को, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ कि ये एंगुलर मोमेंटम आता कैसे है, या मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँगा, क्योंकि मैं डिटेल
जो भी आपके कम्यूटेटर हैं उसमें मैं इसको डिस्कस करूँगा। सेकंड पार्ट आता है दोस्तों आपका कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ये बहुत सारे लोग पढ़े हैं, तो मैं कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, तो मैं अंदर नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि हिजनबर्ग ने क्या बताया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी मैं देखिए दो पार्टिकल होते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली, राइट। इसका मतलब है कि अगर आप पोजीशन डिटरमाइन करते हैं किसी टाइम टी पे, तो एट द सेम टाइम पार्टिकल का मोमेंटम आप डिसाइड नहीं कर सकते, ओके। अगर आप मोमेंटम डिसाइड कर रहे हैं तो उसी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन को भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसका जो फार्मूला होता है आप याद रखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एच कट। एच कट की वैल्यू हो जाएगी h बाई 2 पाई। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ओके। अब सपोज कर लीजिए कि अगर एनर्जी और टाइम में, ओके, या एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम में, तो इसका अगर तब ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी कैसे चेंज हो जाती है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी कर दीजिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, और डेल्टा टी इंटू डेल्टा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। इस पे भी एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस फार्मूले पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी पे है या डेल्टा इंटू डेल्टा टी पे है। इस पर श्योर रहिए कि जो मैं आज बता रहा हूँ उससे आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आगे चलते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। आपको पता है कि 2 तरीके से श्रोडिंगर इक्वेशन होते हैं, एक होता है टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो अगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की बात करें तो इस तरीके से लिखते हैं, एच साई इक्वल टू ई साई। एच क्या है, टोटल हैमिल्टोनियन, जो मैं पहले बता दिया था। ये काइनेटिक एनर्जी, ये वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है, और ये वाला पार्ट जो है ई साई वो एनर्जी का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। वेव फंक्शन को अगर हम बात करें कि 1 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन में याद रखिए, जो कि डेल स्क्वायर की वैल्यू होगी डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें 1 ड्राफ्ट मतलब 1 डायमेंशन में, तो वेव फंक्शन को आप लिख सकते हैं साई इक्वल टू ए इंटू ई टू पावर माइनस आई बाई एच कट ई टी माइनस टी। ये 1 डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। अगर टाइम इंडिपेंडेंट की बात करें तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए आप, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 3 डायमेंशन में टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और इसका भी जो सोल्यूशन आएगा आपका कुछ इस टाइप का आएगा, साई इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के। ये 1 डायमेंशन सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आती है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका बेसिक फार्मूला है, अगर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की बात की करें तो ये होता है, अगर इसको अब फाइंड आउट करने के फार्मूला होता है जी इक्वल टू, ये फार्मूला आप याद रखें, जो भी वेव फंक्शन दिया होगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी इक्वल टू माइनस आई एच कट बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखें, ठीक है। अब देखिए आर्थोगोनल एंड ओके, पहले डीजेनरेसी बता देते हैं। डीजेनरेसी से पहले आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जान लीजिए वो क्या होता है। जो आपने यहाँ पे साई निकाला उसका मॉड साई स्क्वायर कर देंगे तो वो देता है हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है, याद रखे रहें। इसके बाद एक टर्म आता है डीजेनरेसी, ओके। अब सपोज कर लीजिए कि अगर कहीं पे भी 2 या 2 से ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है जो कि सेम एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डीजेनरेट। मतलब एक से ज़्यादा वेव फंक्शन होंगे जो कि सिमिलर एनर्जी स्टेट पर रहेंगे। अगर 2 रहेंगे किसी सिस्टम, मान लीजिए उसकी डीजेनरेसी हो जाती है 2, अगर 3 रहेंगे तो उसकी डीजेनरेसी हो जाती है 3। इसको डिनोट करते हैं जी से, ठीक है, और इसको बोलते हैं G4 डीजेनरेट स्टेट। तो अब ये चीज़ें याद रख करें। अब आता है आर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। देखिए आर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है, वो होता है जैसे मान लीजिए आपके पास 2 वेव फंक्शन है, ठीक है, किसी इंटरवल में a to b मान लीजिए, उसमें वैल्यू साई 1 एक्स इंटू साई 2 स्टार एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आती है, अगर वो आपको दे दे क्या 0, इस तरह के वेव फंक्शन को क्या बोलेंगे, आर्थोगोनल वेव फंक्शन। आज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी वेव फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब एक वेव फंक्शन लीजिए और दूसरा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए किसी दूसरे फंक्शन का, और एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, तो अगर ये 0 हो जाता है तो इस तरह के वेव फंक्शन क्या बोलते हैं, आर्थोगोनल वेव फंक्शन, ठीक है। अगर हम ऑर्थोनॉर्मल तो मैंने खैर डिस्कस कर ही दिया और यहाँ पे भी मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम पहले बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्ट जो साई स्क्वायर होता है उसको लिख सकते हैं साई स्टार साई, ठीक है। वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी बताती है किसी भी सिस्टम की।
तो अगर किसी वॉल्यूमेट्रिक डिग्री में अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें किसी सिस्टम की, तो आप लिख सकते हैं मॉड साइज पर टी पी इक्वल टू 1। देखिए किसी भी इंटरवल में 0 to 1 में या 0 to 10 में या 0 to इनफाइनाइट में या -a to a या 0 to a, किसी भी सिस्टम में किसी भी बाउंड्री कंडीशन में अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो सिस्टम की होगी उस पूरे वॉल्यूम में 1 होगी। ठीक है, तो मॉड साइज स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साई इंटू साई स्टार डी बी इक्वल टू 1। इस तरह का जो वेव फंक्शन कहलाता है इसको हम बोलते हैं, याद रखे रहिए, ऑर्थोगोनल हो गया नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, इस तरह के वेव फंक्शन को बोला जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वेव फंक्शन में नॉर्मलाइज नहीं दिया हो तो आप उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, देखिए जनरली क्या होता है एग्जाम में कि नॉर्मलाइज करके वेव फंक्शन दिया रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कोई साई वेव फंक्शन दिया हुआ है, वो श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन है, डैट मीन्स कि a इंटू साई आल्सो सोल्यूशन होगा, जहाँ पे a कांस्टेंट है, और इसको आप a का मल्टीप्लाई करिए साई इंटू साई, ये साई इंटू ए साई स्टार डी बी कर दीजिए तो मॉड ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इसको वैल्यू को कर दीजिए 1 और यहाँ से मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ये क्या क्या कहलाएगा आपका, जो मॉड ए स्क्वायर आप निकालेंगे वही जो आपका टर्म आएगा, ठीक है, उसको आपको पूरे वेव फंक्शन के सिस्टम में रख देना है और उसको नॉर्मलाइज करना है। इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। जो भी कोफिशिएंट आएगा मॉड ए की वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे और उस वेव फंक्शन को फिर से नॉर्मलाइज करेंगे। तो ये जनरली दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको समझ लीजिए कि फिर से करना पड़ जाता है। ठीक है, आप देखिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, इस पर तो 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला जो होता है, पहले आप ये जानते रहिए, हाफ की एक्स स्क्वायर होगा, फ्रीक्वेंसी जाने 1/2 पे √k/m और ओमेगा की वैल्यू √k/m। ये दो चीज़ें याद रख करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कराएगा कि लीनियर हार्मोनिक क्या ऑसिलेटर क्या होता है, इसका वेव फंक्शन निकालिए, इसकी एनर्जी निकालिए। आपको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट फार्मूला याद रखे रखना है। ठीक है, तो आप मेरी ये बातों को ध्यान से समझिए कि आपको मैक्सिमम फार्मूला याद होना चाहिए अगर आपको BHU एंट्रेंस क्रैक करना है। तो ये JMJET सबसे डिफरेंस एग्जाम है, यहाँ पे क्या होता है आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो आप ये ध्यान रखें। तो इसकी जो एनर्जी आती है जनरली पूछता है कि n जो आती है nth स्टेट की एनर्जी होती है वो n + ½ h का ओमेगा, n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और n की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है, जिसकी वैल्यू होती है ½ h का ओमेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए सब बनाया हुआ है, ½ h का ओमेगा, 3/2 h का ओमेगा, 5/2 h का ओमेगा, इस तरीके से E0 E1 E2 E3 E4 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हार्मोनिक ऑसिलेटर की। इसी तरह फिर से आएगा आपका हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसमें क्या होता है उसको मैं डिटेल फिर से बताऊँगा, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो मैं जो भी क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट बनने वाला है, क्योंकि अब क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट है तो मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके बता दूंगा और सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। मैंने ये अभी इसलिए बनाया हुआ है ये वीडियो कि आपका मैं ओवरव्यू लेना चाहता हूँ, आप फीडबैक दें कि इस तरह की वीडियो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह की वीडियो आनी चाहिए तो मैं फिर से पार्ट 2 ले आऊँगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं फिर से बोलता हूँ कि जो भी नीडी स्टूडेंट है आप उनको मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।